वेलकम टू सहसा क्लासेज। हम लोग नीट मेडिकल के लिए क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग का टारगेट रहेगा कि विद इन 60 डेज हम लोग इस क्रैश कोर्स को ख़त्म करें। हम लोग ये करेंगे कि हर चैप्टर को एक दिन में कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, और जो चैप्टर लंबे हैं जो एक दिन में नहीं हो सकता है उसे हम लोग 2 दिन में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। और ये 1 अगस्त को हम लोग एग्ज़ाम मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है हम लोग का अगस्त में, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अगस्त से ही पहले ही हम लोग क्रैश कोर्स ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं लिविंग वर्ल्ड से। लिविंग वर्ल्ड से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में शुरू करने से पहले लिविंग वर्ल्ड के कुछ टॉपिक्स है उसको पढ़ना है। उसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है, उसका टैक्सोनॉमी, फिर सिस्टमैटिक्स, फिर टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसे हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अर्थ के बारे में अगर आप लोग सोचें तो अर्थ कितनी अमेजिंग है। यहाँ बहुत तरह तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ जीव जंतु हैं। आप लोग देखकर सोचकर चौंक जाएंगे पहली बार अगर आप ध्यान से सोचें। अगर आप सोचें कि अर्थ पे हम रह रहे हैं, आप दूसरे जगह से सोचें कि अर्थ पे कैसे जीव जंतु रह रहे हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे आप एलियन बनकर सोच सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एलियन हैं और आप सोच रहे हैं कि इस अर्थ पे कैसे कैसे जीव रह रहे हैं। आप ऐसे ही सोचिए कि इस अर्थ पे कैसे जीव हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ को, आप इतने ह्यूमंगस हो गए, इतने बड़े हो गए कि आप अर्थ को मुट्ठी में रखना चाह रहे हैं। तो आप कैसे कैसे फील होगा। आप अगर मान लीजिए अर्थ को मुट्ठी में लेंगे तो कहीं पता चलेगा कोई उंगली गड्ढा में चला गया क्योंकि वहाँ समुद्र है, गड्ढा है। कोई किसी जगह आपको चुभन महसूस होगा, क्यों? क्योंकि कहीं पर्वत है, पहाड़ है, और कहीं ठंड ठंड महसूस होगा, बर्फ है। तो इसी तरह हमारा अर्थ कितना ऐसी अमेजिंग है। यहाँ पे वेरियस ऑफ टाइप्स के आपको प्लांट्स हैं, यहाँ बहुत वेरियस टाइप्स के एनिमल्स हैं, और भी बहुत सारे अमेजिंग यहाँ लिविंग पाए जाते हैं। तो उसे हम डिफाइन कैसे करें। बात आती है कि हम लिविंग वर्ल्ड को डिफाइन कैसे करें। हम लिविंग को लिविंग क्यों कहते हैं, और नॉन लिविंग जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहचान पाते हैं कि ये जैसे ये पेंसिल है ये नॉन लिविंग है, ये शर्ट है ये नॉन लिविंग है, ये माइक्रोफोन है ये नॉन लिविंग है। और लिविंग यानी हम लोग जानते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग एक लिविंग वर्ल्ड है, और भी जैसे प्लांट्स है लिविंग है। तो हम लिविंग को लिविंग क्यों कहते हैं और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। तो इसी बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन में कि लिविंग को आखिर लिविंग क्यों कहते हैं। तो लिविंग में सबसे पहले हम लोग बचपन से ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मल डिफिनीशन है कि लिविंग organism can grow, reproduce और walk, response, कुछ ये सब है। और इसमें एक और है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हैं। तो इसी, और एक और आता है कॉन्शसनेस। तो इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक लिविंग जो है लिविंग वर्ल्ड है, ठीक। तो अब इसमें अब 12th लेवल पर आप लोग आ गए हैं, 11th 12th में। तो अब यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि आखिर लिविंग क्या है। तो ग्रो जो है लिविंग का स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं, क्या सभी लिविंग ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग नहीं ग्रो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ एक स्पेशल टर्म से जोड़ा गया है जिसे बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है डिफाइनिंग है कि नहीं, लिविंग को डिफाइन कर रहा है कि नहीं, लिविंग को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं। डिफाइनिंग और एक होता है नॉन डिफाइनिंग, जो डिफाइन नहीं करे। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी सब है लिविंग का, ये डिफाइनिंग है या डिफाइनिंग नहीं है। तो हम लोग ग्रो के बारे में समझते हैं कि ग्रो मीन्स क्या होता है। ग्रोथ मीन्स क्या होता है, कोई भी जो अपने साइज में, नंबर में ग्रो करे हैं। जैसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लीजिए तो वो क्या ग्रो करते हैं, हाँ ग्रो करते हैं। कैसे? वो नंबर में ग्रो करते हैं, साइज में ग्रो नहीं करते हैं, वो नंबर में ग्रो करेंगे। तो क्या लिविंग वर्ल्ड के लिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ? हाँ हुआ। लेकिन कोई ऐसे नॉन लिविंग है, जब हम लोग लिविंग हैं हम लोग भी ग्रो करते हैं, प्लांट भी ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग है वो भी ग्रो करते हैं। तो क्या ग्रो को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे? जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आप हिमालय को ले लीजिए, जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, वो उसका पहले हाइट क्या था, 8848 मीटर था। अब क्या हो गया, 8850 हो गया। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट्यू
और चाइना प्लेट्यू वो दोनों आपस में मर्ज कर रहे हैं, जिसके कारण हिमालय की क्या ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या वो ग्रो कर रहे हैं। फिर आप जैसे देखेंगे सैंड, जो रेगिस्तान में सैंड जो इकट्ठा होते चले जाते हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो ग्रो करते हैं कुछ नॉन लिविंग भी, तो इसीलिए ग्रो को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग नहीं बोलेंगे। ग्रो इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब अगला लेते हैं रिप्रोड्यूस। अब इसको पता करते हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमें पता है कि कोई ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जो रिप्रोड्यूस करे, ठीक। तो हमें ये देखना होगा कि क्या लिविंग में ऐसा कोई एक्सेप्शन है कि जो रिप्रोड्यूस करता हो या नहीं करता हो। तो हमें देखने के बाद पता चलता है कि एक म्यूल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक। म्यूल, जो इसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ये म्यूल बनता कैसे है, हॉर्स और डंकी के आपस में रिप्रोडक्शन करने से बनता है। हॉर्स और डंकी जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो बनता है म्यूल। तो क्या यह म्यूल रिप्रोड्यूस करता है, नहीं करता है। फिर ऐसे ही तरह इसका रिप्रोडक्शन का क्या हो गया, इसका काट मिल गया कि ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये म्यूल तो लिविंग है और रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे और भी एग्जांपल है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे हनी बी का वर्कर बी है, वर्कर बी हनी बी में होता है, वर्कर बी भी जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो इस तरह कुछ और ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन को भी कि ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब आगे हम लोग आते हैं रिस्पॉन्स की तरफ, हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कोई स्टिमुलाई किसको बोलते हैं, स्टिमुलाई का मतलब हो गया कोई उत्तेजन। जैसे हम नॉर्मली बैठे हुए या कहीं खड़े हैं, कोई दोस्त आकर के हमें मोमबत्ती का आग के पास, हमने स्किन के पास आग डाल दिया, तो जिसके क्या होगा, हम लोग हाथ हटा देंगे जल्दी से, हैं। तो ये क्या है, स्टिमुलाई है, वो मोमबत्ती स्टिमुलाई है जिसके कारण हमारा शरीर क्या हुआ, उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, ठीक। तो आप और भी जैसे देख सकते हैं छुई मुई का पत्ता, वो भी हम लोग के छूने पर रिस्पॉन्ड करता है। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट लाइट के प्रति रिस्पॉन्सिव है, जिधर से लाइट आएगी उधर प्लांट ग्रो करेगा। आप कमरे में भी लगा दीजिए और खिड़की से आएगी लाइट, तो क्या करेगा, प्लांट खिड़की की तरफ वो ग्रो करेगा, जिससे क्या होगा, वो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह स्टिमुलस भी लिविंग वर्ल्ड में होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज में इसको रफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट में कि स्टिमुलाई ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई के। तो इसमें स्टिमुलस में क्या है, जैसे आप कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे सर कि कोमा में जो व्यक्ति चला जाता है वो तो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, तो कैसे इसको मानेंगे कि ये स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्सिव है। तो कोमा में जो पेशेंट रहता है उसे हम लोग ड्रग्स देते हैं, केमिकल देते हैं, दवा देते हैं। तो उस दवा के प्रति आप देखेंगे कि वो रिस्पॉन्सिव होता है, वो उस दवा से धीरे धीरे ठीक होता रहता है। तो वो कोमा वाला व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिव होता है उस केमिकल के स्टिमुलाई से। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के कि ये जो है डिफाइनिंग फीचर है। स्टिमुलाई भी, रिस्पॉन्सिवनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है। इसी के अंतर्गत आता है कंसर्शनेस कि रिस्पॉन्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिव होते हैं ह्यूमन बींग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे जिसके पास सेल्फ कंसर्शनेस है। सेल्फ कंसर्शनेस, ह्यूमन बींग के पास सेल्फ कंसर्शनेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दो और रह गया था, एक था मेटाबॉलिज्म, इसकी पहले हम लोग चर्चा करते हैं। मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल बोल सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन दो तरह से हो सकते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेंगे। जैसे आप देख लीजिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी जो वाटर है H2O, फिर CO2, ये ले करके फिर फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है।
और डिस्ट्रक्टिव में आप रिस्पायरेशन ले सकते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है, यही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और CO2 और H2O में टूटता है। ठीक, तो डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। अब इसका अलग अलग नाम है। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं केटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिज्म है यानी केमिकल रिएक्शन जो सेल में हो रहे हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। किसी भी नॉन लिविंग बींग्स में वो केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो है क्या है, डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग वर्ल्ड का। ठीक, एक और रह गया था हम लोग का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि सेल जो है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना हुआ है ना। जैसे आप साइटोलॉजी जब आएगा तो उसमें पढ़ेंगे कि सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक, इस तरह से ऑर्गेनेल्स है। तो हर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एटम से बने होते हैं। एटम मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स बनाएंगे। फिर सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलके एक सेल बनाते हैं। फिर आगे अगर चलते जाएं तो सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिल करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग बोलेंगे कि ये भी जो है डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग वर्ल्ड का। ये भी डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन आ गया था, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कंससनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। अब हम लोग ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नोमेनक्लेचर पर। अब हम लोग इस बोर्ड को रफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं नोमेनक्लेचर। अब हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर में दो तरह का नोमेनक्लेचर है, बोटैनिकल अलग है, जूलॉजिकल अलग है। तो इसके लिए नाम है ICBN और ICZN। ICBN का क्या मतलब है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। आप लिख लेंगे या मैं लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। और इसमें क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, तो इस नोमेनक्लेचर दो तरह से। ठीक, तो हम लोग आखिर नाम कैसे रखेंगे किसी भी, तो उसके कुछ रूल हैं। नाम रखने के हर ऑर्गेनिज्म के कुछ रूल है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो नेमिंग होगा वो मिनिमम नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेड ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स का होना चाहिए ये नेमिंग। ठीक, इसीलिए इस नोमेनक्लेचर को बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है, क्योंकि 2 वर्ड है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, ये दिया था कैरेलस लिनियस ने, गिवन बाय कैरेलस लिनियस के द्वारा जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था। रूल क्या था पहला कि 2 वर्ड का होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ये क्या है, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, या सीधे बोल सकते हैं स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, थर्ड रूल क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और सेकेंड वर्ड का कैपिटल नहीं भी हो तो चलेगा। ठीक, फोर्थ रूल क्या है कि ये जो वर्ड है, जो वर्ड हम लोग लिखेंगे, ये जब हम लोग जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे कंप्यूटर से या किसी चीज़ से, तो ये इटालिक मोड में होना चाहिए। इटालिक दिखेगा, तिरछा थोड़ा सा रहता है वो वर्ड। और जब हम लोग लिखेंगे व्हेन रिटेन, तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए।
सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए, ठीक। और ये किस भाषा में लिखा जाता है? और ये लिखा जाता है लैटिन भाषा में, रिटेन इन लैटिन लैंग्वेज। अब आप सोचेंगे कि लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखा जाता है, इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा जाता? तो लैटिन जो है पुराना लैंग्वेज है और इसको डेड लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई न्यू वर्ड जुड़ते नहीं हैं और लैटिन वर्ड में, इसीलिए लैटिन वर्ड, क्योंकि लिमिट है, ये इसमें कोई नए वर्ड बनते नहीं, इसीलिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे इसका कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ह्यूमन का ही साइंटिफिक नेम देखें तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, ठीक। और हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। और ये 2 वर्ड का है, ठीक। फिर पहला लेटर क्या है, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल है। सेकंड लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, और ये सेपरेटली अंडरलाइन, और जब प्रिंट करेंगे तो इटालिक में होगा। तो ये है आपका नोमेनक्लेचर का रूल। इसमें कुछ और एडवांस रूल है, जैसे इसमें देखा जाता है कि आगे कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसे लीन लगा हुआ, तीसरा वर्ड मिलेगा। तो ये तीसरा वर्ड नोमेनक्लेचर का पार्ट नहीं है, लेकिन थर्ड वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि ये उस साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया ये ऑर्गेनिज्म है, जो नाम रखा हुआ ऑर्गेनिज्म है, जो साइंटिस्ट ने नाम खोजा था। किसी ऑर्गेनिज्म का कोई नाम अगर कोई सर्च करता है तो उसको उसके नाम पर ही अंत में थर्ड वर्ड के रूप में जोड़ दिया जाता है। ये जैसे इसीलिए यहाँ लीन है, क्योंकि कैरलस लीनियस नहीं होमोसेपियंस का ह्यूमन का नाम रखे थे, इसीलिए ऐसा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। इसको पहले रफ करते हैं फिर देखते हैं। अब हम लोग टैक्सोनॉमी देख रहे हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, and classification of species, classification of organism। ये क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो टर्म था, ये टर्म वाज गिवन बाय कैंडोल, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरलस लीनियस को। कैरलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में जो सिस्टमैटिक्स टर्म है, सिस्टमैटिक्स जो टर्म है, ये टर्म दिया गया था लीनियस के द्वारा, कैरलस लीनियस के द्वारा, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स के बारे में उन्होंने अपने बुक, कैरलस लीनियस का जो बुक था सिस्टेमा नेचुरी, इनका लिखा हुआ बुक सिस्टेमा नेचुरी, इस बुक में उन्होंने सिस्टमैटिक्स को डिफाइन किया था, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में क्या आता है कि सिस्टमैटिक्स में होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दोनों के बीच का जो रिलेशन है टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन का, वही क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स कहलाता है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में आता है सिस्टमैटिक्स कैटेगरी, इसी के अंतर्गत आता है सिस्टमैटिक्स कैटेगरी। सिस्टमैटिक कैटेगरी में जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आता है किंगडम, किंगडम के नीचे आता है फाइलम या डिवीज़न, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है
स्पीसीज, यानी बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं वो मिलकर जीनस बनाएंगे, जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो फैमिली, एक फैमिली के अंदर आते हैं, वैसे वैसे बहुत सारे फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगे, फिर बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे, फिर बहुत सारे क्लास मिल करके या तो फाइलम या तो डिवीज़न बनाएंगे, फिर बहुत फाइलम और डिवीज़न मिल करके फिर क्या बनाएंगे, किंगडम बनाएंगे। ठीक है, तो स्पीसीज को डिफाइन कैसे करते हैं कि स्पीसीज है कौन। स्पीसीज का डिफिनीशन होता है कि क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म विच कैन गिव फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। वैसे तो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, एक ही स्पीसीज का बोलेंगे और मानेंगे। जैसे इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में जो म्यूल लिया था, वो म्यूल किससे बना था, डंकी और हॉर्स से मिलकर बना है। तो डंकी और हॉर्स से जो म्यूल बना है वो म्यूल कैसा होता है, स्टेराइल होता है, यानी ये जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो क्या डंकी और हॉर्स एक स्पीसीज के हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्होंने मिल करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं दिया। वैसे दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वैसे ऑफस्प्रिंग जो फिर से आगे नेक्स्ट जनरेशन को बना सके, वैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर कोई दे तो उस दो ऑर्गेनिज्म को एक ही स्पीसीज का मानेंगे। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपको लायन और टाइगर, लायन और टाइगर अलग अलग स्पीसीज का है। क्यों, कैसे पता चला हमको, ये दोनों का जब रिप्रोडक्शन कराया जाता है और जो नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होता है, इसीलिए लायन और टाइगर दो अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक, तो इसी तरह से स्पीसीज को डिफाइन करते हैं। और वो वैसे ही बहुत सारे स्पीसीज मिलकर क्या बनाएंगे, जीनस बनाएंगे, और बहुत सारे जीनस मिलकर क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, और बहुत सारे फैमिली मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्डर मिलकर के क्लास, और क्लास मिलकर के फाइलम, डिवीज़न, और फिर क्या बनाते हैं, किंगडम बनाते हैं। ठीक है, में जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को हम चाह रहे हैं कि आप लोग समझें। जैसे टेबल में कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न। ठीक, और फिर उसके बाद आएगा किंगडम। तो जैसे सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन क्या होता है, किंगडम होता है। ठीक, किंगडम में वेरियस ऑफ टाइप्स ऑफ एक पार्टिकुलर एनिमल आ जाएगा, या वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकुलर प्लांट्स आ जाएगा। तो जैसे किंगडम से छोटा फाइलम और डिवीज़न होता है। तो फाइलम जिसमें एनिमल आते हैं, और डिवीज़न जिसमें प्लांट आते हैं। ठीक, तो बहुत सारे एनिमल फाइलम में आएंगे, बहुत सारे प्लांट डिवीजन में आएंगे। तो इसी तरह कुछ एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन में मैन है, मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। दो वर्ड है, जिसमें पहला वर्ड क्या है, जैसे हम लोग ने पढ़ा जीनस, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, स्पीसीज। और हाउस फ्लाई है, मस्का डोमेस्टिका, मैंगो है, मैंजीफेरा इंडिका, वीट है ना, ट्राइटिकम और एस्टिवम, जिसमें सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, जीनस, दूसरा स्पीसीज, जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज। तो इसी तरह जीनस तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होमो सेपियंस नाम में ही जीनस है, होमो जीनस में आता है ह्यूमन। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, जिसमें मस्का जीनस है। ठीक, मंजीफेरा जीनस है, ट्राइटिकम जीनस है। ठीक, अब आते हैं फैमिली। तो होमिनिडी ह्यूमन किस में आते हैं, होमिनिडी फैमिली में आते हैं। और हाउस फ्लाई किस में आते हैं, मस्का है ना, मस्केडी। ठीक, मैंजीफेरा किस में आते हैं, तो एनाकार्डियेसी में। और वीट किस में आते हैं, पोएसी में। फिर उसी तरह ऑर्डर माने जीनस में आएंगे, फिर और फैमिली में, है ना। फिर ऑर्डर माने इस ऑर्डर प्राइमेटा जो है, प्राइमेट्स आएंगे। जैसे प्राइमेट्स जो आपको आगे भी पढ़ना है, प्राइमेट्स किसे बोलते हैं, प्राइमेट्स वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल को बोलेंगे जिसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। 12th में पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ह्यूमन होता है। फिर होता है इसमें मंकी। ठीक, तो इसी तरह 2-3 एग्जाम्पल है जो किस में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेटा में 2-3 आएंगे, उसी तरह प्राइमेट में ह्यूमन भी आ गए, मंकी भी आ गए। ठीक, तो प्राइमेट्स ऑर्डर में हो गया। फिर मैमेलियन, ठीक, मैमेलियन में आ गए। फिर मैमेलियन में प्राइमेट्स भी आएंगे, नॉन प्राइमेट्स भी आएंगे मैमेलियन में। फिर बहुत सारे जो मैमेलियन है ना, इसी तरह बहुत सारे क्लास मिल करके क्या बनाएंगे, ये फाइलम बनाएंगे, क्वाड्राटा फाइलम एनिमल का।
उसी तरह हाउस फ्लाई का देखिए मस्केडी है ना, डिप्टेरा इंसेक्टा ऑर्थोपोडा आ जाएगा, ठीक। और मैंगो में आपको जैसे एनाकार्डियेसी था, ऑर्डर में क्या है, स्पिंडोल्स है ना, डाइकोटिलिडॉन। और इसी तरह व्हीट का पोएल्स और मोनोकोटिलिडॉन। डाइकोटिलिडॉन किसे बोलते हैं, जिसमें 2 कोटिलिडॉन होता है, 2 कोटिलिडॉन। और मोनोकोटिलिडॉन में माने जिस वैसे प्लांट जिसमें 1 कोटिलिडॉन होगा। कोटिलिडॉन किसे बोलते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल सीड का। जैसे आप चना अगर आप खोलेंगे तो चना में पाएंगे कि इसमें 2 दाल मिलेगा आपको, तो ये क्या है, कोटिलिडॉन है। ये क्या है, कोटिलिडॉन है। तो चना क्या हो जाएगा, डाइकोट हो जाएगा। और उसी तरह आप गेहूँ खोलेंगे तो गेहूँ में नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। फिर आप चावल का सीड कोट खोलेंगे तो चावल में भी एक ही मिलेगा, कोटिलिडॉन। तो वो सब किस में आएगा, मोनोकोट में। मक्का भी एक ही मिलेगा, वही मोनोकोट में आएगा। और डाइकोट में आ जाएगा आपको मैंगो डाइकोट हो गया, और आपको जैसे मस्टर्ड डाइकोट हो गया, सब डाइकोट हो गया। फिर ये क्या है, एंजियोस्पर्म। आप देखिए दोनों एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ठीक। जिस प्लांट किंगडम में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को बोला जाता है, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म में आ गया। तो ये है आपका NCERT का टेबल, ठीक है, आपका सिस्टमेटिक्स। और क्योंकि हमको बहुत ही कम दिनों में, बहुत थोड़े समय में आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट करवाने हैं, इसीलिए हम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। डिटेल में अलग से कोर्स मैं बनाऊंगा अगस्त के बाद, तो उसमें आपको डिटेल से अच्छे तरह से पढ़ाएंगे, क्योंकि समय की पाबंदी है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ रहा है। तो आपको अब इसके सिस्टमेटिक्स के बाद टेक्सोनोमिक एड्स बताता हूँ, ठीक है। इसे पहले रफ करते हैं फिर बताते हैं आपको। आइए हम लोग अब टेक्सोनोमिक एड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बोटेनिकल गार्डन सबसे फर्स्ट इसमें देखना है। इसमें 3 गार्डन के बाद आपको नाम दिया गया NCERT में। पहला है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जिसका ये पुराना नाम है, ओल्ड नेम है, जिसका अभी हाल फिलहाल नाम, जो नया नाम है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, ठीक। और ये कहाँ पे स्थित है, हावड़ा, कलकत्ता में। इसकी खास बात बताएं तो इस गार्डन में अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ एक बनियान ट्री है, बनियान ट्री, जिसकी खासियत है कि ये 250 साल पुराना है। और इस ट्री के पास 2800 क्रॉप रूट है। इसके पास इतने क्रॉप रूट है। क्रॉप रूट क्या होता है बताते हैं अभी। और एक और बात इसकी खास बात है कि 1400 स्क्वायर मीटर में एरिया में फैला हुआ है, इतना बड़ा दूर में फैला हुआ है। और इसके क्रॉप रूट इतने। क्रॉप रूट क्या होता है, जैसे ये कोई ट्री है, ये नॉर्मल रूट हो गया, और जो ट्री है वो इसका ब्रांचेज भी फैले हुए हैं, और इस ब्रांच से जो रूट आके नीचे लैंड से टच कर जाता है, और ये एक स्टेम का रूट फॉर्म ले लेता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रूट, क्रॉप रूट, ठीक है। और ये पहला गार्डन हो गया, ठीक है। दूसरा जो गार्डन है वो है इंग्लैंड का रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये कहाँ है, कीव में स्थित है, इंग्लैंड के कीव में स्थित है। और तीसरा जो है वो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन। ये कहाँ, ये लखनऊ में है। इसका शॉर्ट नेम है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। कहाँ है, लखनऊ में। ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में।
जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? अच्छा, बोटेनिकल गार्डन के बारे में अगर बताएं तो बोटेनिकल गार्डन साइंटिस्ट के लिए कुछ प्लांट्स, सब वेरियस टाइप्स के ऑफ प्लांट्स को रखा जाता है साइंटिस्ट के रिसर्च के लिए, और ह्यूमन भी उसे समझे जाने उसके बारे में। उसी तरह जूलॉजिकल पार्क भी जो है वो ह्यूमन केयर में वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, अब उसको अपने इन्वायरमेंट से लेकर के हम लोग उसके जैसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मगरमच्छ जिस भी हैबिटेट में इन्वायरमेंट में रहता है, जहाँ भी रहता है, वैसा ही इन्वायरमेंट हम लोग जू में, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग वैसा ही इन्वायरमेंट देने का कोशिश करते हैं, चाहे जो भी एनिमल हो, हाथी हो, एलिफेंट हो, लायन हो, टाइगर हो, पेंगुइन हो, या कोई भी हो। तो उसी तरह जूलॉजिकल पार्क उसके लिए होता है, ह्यूमन केयर में इसको रखा जाता है। इसको XC2 रिजर्वेशन में बोलते हैं, XC2 क्यों? क्योंकि उसके घर से बाहर कहीं वैसा इन्वायरमेंट देकर हम लोग रख रहे हैं, ठीक। उसके बाद होता है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है जानते हैं? म्यूजियम में किसी भी एनिमल या प्लांट का फॉसिल्स है ना, या उसको जला करके उसका जैसे कहीं जला हुआ है तो उसका अंश रखा जाता है जो नहीं मिला है अभी तक, उसको ड्राई करके इंसेक्ट को रखा जाता है, ठीक है, उसके स्केलेटन को रखा जाता है। उसके बाद हर्बेरियम क्या होता है? इसमें सिर्फ स्मॉल प्लांट्स को रखा जाता है, स्मॉल प्लांट्स के या फ्लावर को रखा जाता है, पेंट किया जाता है। इसको हर्बेरियम सीड में तैयार रखा जाता है। इसको जैसे हम लोग बचपन में डायरी में कुछ गुलाब के फूल का पंख डालते थे, सूख जाता था, तो उसको जितना चाहे उतना दिन रख सकते हैं। उसी तरह इस सीड का कुछ लंबाई चौड़ाई होता है। इसका होता है 29 सेंटीमीटर इंटू 43 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर जो है लंबाई गुने चौड़ाई का लेंथ का रहता है। और इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, और यहाँ पे वो प्लांट रहेगा जहाँ रहेगा, या लीफ रहेगा, या फ्लावर रहेगा, इस तरह से कुछ उसको ड्राई करके रखा जाता है, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा रहेगा? लोकल नेम रहेगा जो मिला है, और उस लोकल नेम के साथ साथ क्या रहेगा? साइंटिफिक नेम रहेगा, साइंटिफिक नेम, फिर कहाँ से उसे खोजा गया है वो रहेगा, लोकेशन, फिर उसमें रहेगा नेम ऑफ कलेक्टर, कौन खोजा, फिर रहेगा डेट ऑफ कलेक्शन, कब खोजा गया, फिर रहेगा उसका हैबिटेट लिखा हुआ, क्या कहाँ खोजा गया, हैबिटेट। ये सब रहेंगे हर्बेरियम सीट पे। उसके बाद है की। की क्या है? सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट है, ये प्रोग्राम की भाषा है। सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट, जैसे कोई आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, नया मिला, फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? पहले इस की से अगर पता करना चाहें, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि वो देखने में कैसा, वो प्लांट है या एनिमल है। तो हमें सबसे फर्स्ट सेट में आपको मिलेगा कि प्लांट है या एनिमल है। ऐसे आप जैसे वीडियो गेम की तरह कह सकते हैं ना, जैसे वीडियो गेम में क्या होता है, एक टारगेट मिलता रहता है। तो हम मान लीजिए जो ऑर्गेनिज्म मिला वो मान लीजिए प्लांट है, तो फिर प्लांट पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे 2 स्टेटमेंट मिलेगा। अब वो पूछा जाएगा कि आप बताइए, वो मान लीजिए पूछा जा रहा है कि वो फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, या मान लीजिए प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो फिर उसमें अगर मान लीजिए यूकैरियोट पता चला तो फिर यूकैरियोट पर क्लिक करेंगे, फिर 2 मान लीजिए वो सेट मिलेगा। फिर उसमें बताया जाएगा कि अब इसमें दोनों में सुनिए जो आपके पास प्लांट मिला है उसमें क्या क्या कैरेक्टर है, फिर उसमें से किसी एक कैरेक्टर पर क्लिक कीजिएगा, फिर 2 टारगेट मिलेगा। इस तरह करते करते टारगेट लेते लेते आपको लास्ट में पता चलेगा कि हाँ, जो ऑर्गेनिज्म मिला है उसका ये कैरेक्टर है और इसका नाम ये है। अगर नाम नहीं पता है, नहीं मिल पाया है अभी तक, अगर आप पहली बार उसे खोजे हैं तो आपको नाम रखने के लिए बिल्कुल हकदार है, आप उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है की, इसमें सेट ऑफ टारगेट मिलता है और इस लीड मिलता है, और इस जो लीड मिलता है जो टो टर्म का, उसको साथ में कपलेट बोलते हैं, उसको कपलेट बोला जाता है, ठीक है। उसके की के बाद अब आते हैं मोनोग्राफ पे। मोनोग्राफ क्या है कि इसमें जो टैक्सोनॉमी का जो टैक्सोन है,
टैक्सॉन यानी एवरी रैंक, हर रैंक को टैक्सॉन बोलते हैं, चाहे स्पीसीज हो गया, चाहे जीनस हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, हर एक रैंक क्या है, टैक्सॉन है। तो उस टैक्सॉन की स्टडी या टैक्सॉन को कैटेगरी भी बोलते हैं, कैटेगरी। उस टैक्सॉन या कैटेगरी की स्टडी को क्या बोला जाता है, मोनोग्राफ बोला जाता है। फिर उसी तरह मैनुअल है, किसी स्पीसीज के इंफॉर्मेशन रखता है कोई, इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, उसे क्या बोला जाता है, मैनुअल बोला जाता है। ठीक है। फ्लोरा क्या बोला जाता है, एक पार्टिकुलर एरिया में प्लांट जो मिले किसी पार्टिकुलर एरिया में, उसे फ्लोरा बोला जाएगा, प्लांट इन पार्टिकुलर एरिया। उसी तरह फाउना किसे बोलते हैं, एक पास किसी पार्टिकुलर एरिया में जो एनिमल मिलेगा उसे फाउना बोला जाएगा, एनिमल इन पार्टिकुलर एरिया। ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको टारगेट मिलेगा कि इस चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा, उस चैप्टर के क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और हमें बताएंगे कि कितने क्वेश्चन और कितना गलत कितना सही हुआ। फिर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप हमें टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन करें और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएँ और अच्छे से वो मेहनत करें। आप लोग धन्यवाद।